यही तो फंस रही है कांग्रेस। मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं एक कट्टर हिंदूवादी सोच जरूर रखता हूँ, पर मेरी सोच मेरे तक सीमित है। मैं किसी पर वो लादूंगा नहीं। आप इतना हिंदुत्व के ऊपर बोलते हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी ने जब राम मंदिर बन रहा था तो उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। बीजेपी क्या कर रही है? आपको धर्म में अटकाने की कोशिश कर रही है, आपको इन मुद्दों में अटकाने की कोशिश कर रही है। आज कई सालों से एक ही मुद्दा था उनके पास में, राम मंदिर, और कोई मुद्दा ही नहीं था उनके पास में। तो मुस्लिम ग्रंथ में ये लिखा गया है कि कोई भी डिस्प्यूटेड जगह है तो वहां आप नमाज अदा नहीं कर सकते। मुझे बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है कि एक हिंदुत्व जो हिंदुत्ववादी है, जो हिंदू के लिए कुछ भी कर सकता है, उनके लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कांग्रेस पार्टी में आया कैसे? क्योंकि जहाँ तक आपको पता है कि लोगों को लगता है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम्स के लिए या फिर एक रिलीजन को फॉलो करती है। राम मंदिर के मुद्दे पे आज तक जो भी काम हुए हैं उसमें कांग्रेस का बड़ा रोल रहा है। ऐसे कई राज्य है जहाँ मतलब भाजपा के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है लोगों को, और वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। अभी हाल ही में मैंने वही तो मैं अभी आपको बताने जा रहा था, छल के बदले छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कुर्सी की नहीं करेंगे, बात करेंगे जिम्मेदारी की, रिलीजन की और गरीबों की। आज हमारे साथ कांग्रेस के लीडर कांदीवली में अवेलेबल हैं लाल सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिम्मेदारी और गरीब और गरीब होने की बात मैंने इसलिए की क्योंकि इकोनॉमिक बहुत बढ़ता जा रहा है, 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन बढ़ता जा रहा है, लेकिन गरीबों का क्या हो रहा है? गरीब उधर का उधर ही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और गरीब उधर का उधर ही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान के कई शहरों में मैं घुमा हूँ। मतलब हर महीने मेरी कहीं ना कहीं यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा करता हूँ, कहीं काम से जाता हूँ। क्यों? तो मतलब मेरा ये शौक है। आपको सीखना अच्छा लगता है? हाँ, मैं मतलब जितना तुम यात्रा से सीख सकते हो ना, उतना आप किसी से नहीं सीख सकते हो। ट्रैवलिंग एक ऐसा ये है कि उससे आप बहुत जल्दी कोई चीज़ सीख सकते हो जी। तो पहले के लोग बोलते थे घाट घाट का पानी पिया है। हाँ। तो ये जो घाट घाट का पानी पीने का मतलब यही था कि भाई वहाँ से आप कुछ सीख कर आए हैं। तो मैंने बहुत चीज़ें देखी, कई ऐसे रिमोट एरियाज में भी गया। आज भी हिंदुस्तान कई ऐसी जगह है जहाँ कोई मतलब अधिकारी भी नहीं पहुँचता है, ना उनको कोई योजनाएं पहुँचती है। ऐसे कई इलाके हैं। आज भी कई ऐसे इलाके जहाँ लाइट्स भी नहीं है, ऐसे भी कई इलाके हैं। तो ये जो बोलते हैं सब पॉलिटिशियंस कि गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, पर मैं देख रहा हूँ साहब कि गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते कब आदमी अमीर हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मतलब जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है वो अमीर हो जाता है, पर गरीब उधर का उधर ही है। क्या ये रीजन रिलीजन है? रिलीजन है और एजुकेशन है। एजुकेशन भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, और रिलीजन तो है ही है। रिलीजन में आज भी अटके हुए हैं लोग। क्योंकि आप जब न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन, हॉस्पिटल, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। जैसे आपने अभी यहाँ मुलुंड की स्टोरी सुनी होगी, सिर्फ 5 लाख रुपए जो इंसिडेंट हुआ है उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं कोई भी खड़ा नहीं हुआ उस चीज़ के लिए। हर जगह रिलीजन आ रहा है। ये भी नहीं देखा जा रहा है कि कोई इंसान अगर मर रहा है तो उसे पूरा सही से उसको चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। नहीं, यही तो चीज़ें हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। आप जब किसी को, जैसे अभी ये आपने जो एग्जांपल दिया, जैसे वो एक मुलुंड में एक बाहर से आए हुए यात्री की मौत हो गई जी, वो जो उत्तर प्रदेश से आए थे जी, और ऑटो ड्राइवर। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब ये घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्टर की बनती है जिसको हमने काम दिया है। तो सरकार को तो नहीं देना है पैसा आपने उसको कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अंदर से कुछ पेनल्टी के तौर पे पैसे काट कर उस परिवार को मुआवजे के तौर पे देने चाहिए। तो मैंने तो ऐसा सुना कि उसको पेनल्टी लगाई गई 5 करोड़ की जी, और जो पीड़ित परिवार है उसको देने का काम हुआ 5 लाख का। नहीं, आप बताइए ना, 5 लाख क्या सही अमाउंट है? तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक जान की कीमत आप क्या लगा रहे हो? 5 लाख। मतलब एक जो परिवार का जो एक मुख्य
एक आदमी चला जाता है जो मतलब उनकी पूरी परिवार की आजीविका चलाने का काम उसका था वगैरह, ऐसे आदमी की कीमत आप लगा रहे हो 5 लाख रुपये। तो ये बड़े ही दयनीय, मतलब मेरे हिसाब से तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी एक, जैसे अभी आपने पूछा, अपने बॉर्डर पर सोल्जर मरते हैं साहब, हाँ, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं सिर्फ हमारी रक्षा के लिए। ठीक है, हम उनको पगार देते हैं, सरकार उनको जो भी दे रही है सुविधाएं वगैरह वगैरह, उस ठीक है ना, अपनी जगह है। मैं सरकार से बोलना चाहूँगा कि आप क्यों ऐसा कोई एक कायदा नहीं लाते। अपने देश में आज कितने अकाउंट्स है साहब, कितने अकाउंट्स है जो बैंकों में खाते हैं। जैसे ही कोई एक सोल्जर वहाँ मरे, उस अकाउंट से 1 रुपया आप ले लो ना, कौन ना बोलेगा साहब आपको? कोई ना नहीं बोलेगा। और लेते हैं ना, बैंक तो कितने छुपे टैक्स लगा देते हैं हमारे ऊपर, मेंटेनेंस के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, कितने पैसे हमारे से काट लेते हैं, हमको तो पता भी नहीं चलता है। और छोटी मोटी चीजें तो लोग देखते भी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनको देखने की भी फुर्सत नहीं है। अगर आपने उनके अकाउंट से 1 रुपया ले लिया तो करोड़ों रुपए एक ही झटके में आपके उसमें आ जाते हैं। और वो पैसा आप उस सोल्जर को दे दो ना। ऐसी कोई स्कीम आनी चाहिए, इससे सरकार पे भी दबाव कम होगा और लोग भी हंसी खुशी, लोगों को बड़ी बड़ी देशभक्त लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के लोग। जब जरूरत पड़ी तो अपना सब कुछ लुटाया है उन्होंने, सेना के नाम पे, देश के नाम पे। कई लोगों ने अपना सोना दिया है जब देश को ज़रूरत थी, ज़मीनें दी है, पैसा दिया है। तो ये उसी का हिस्सा है एक। जी, मुझे बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है कि एक हिंदुत्व, जो हिंदुत्ववादी है, जो हिंदू के लिए कुछ भी कर सकता है, उनके लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कांग्रेस पार्टी में आया कैसे? क्योंकि जहाँ तक आपको पता है कि लोगों को लगता है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम्स के लिए या फिर एक रिलीजन को फॉलो करती है। नहीं, यही तो फंस रही है कांग्रेस। मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं एक कट्टर हिंदूवादी सोच जरूर रखता हूँ, पर मेरी सोच मेरे तक सीमित है। मैं किसी पर वो लादूंगा नहीं। मेरी जो धर्म, मेरा जो धर्म है वो मुझे बोलता है कि ये चीज़ें फॉलो करनी है। आपके धर्म में तिलक लगाना है, आपको मांसाहार नहीं करना है, आपको लोगों की मदद करनी है। मेरा धर्म बोलता है पूजा अर्चना करनी है। वो सब मैं कर रहा हूँ अच्छे से एकदम, पर मैं किसी दूसरे पे नहीं थोपूंगा ना वो सारी चीज़ें। और मैं तो दूसरे धर्म को भी बोलूँगा कि आपका धर्म अच्छी तरीके से फॉलो करो, जरा भी उधर आपको किसी इधर उधर नहीं देखना है। आपका धर्म अच्छे से फॉलो करो और दूसरे जो धर्म फॉलो कर रहे हैं उनको भी आप पूरी तरीके से मदद करो। धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है साहब? धर्म की व्याख्या ये है कि हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस यही धर्म है मेरे हिसाब से। तो मानवता सबसे बड़ा धर्म है। एक दूसरे की मदद कर दो। किसी कोई दुख में है और उसको अगर हमने मदद कर दी तो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं लगता है दुनिया में कोई हो सकता है। तो मेरे हिसाब से धर्म एक दूसरे को मदद करना है, और ख़ास करके उसको जिसको इसकी ज़रूरत है। धर्म आपको क्या सिखाता है? धर्म मुझे यही सिखाता है कि अच्छा काम करना है, और मनुष्य जन्म अगर मिला है तो उसके बड़ी बोलते हैं, ऐसा हमारे धर्म में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य जन्म मिलता है। तो मनुष्य जन्म जब मिलता है तो हम करते क्या हैं, उसके पीछे का ये क्या है कि सार क्या है कि जीवन जीना है और अपनी बुद्धि और विवेक से जीना है। भगवान ने बुद्धि और विवेक सिर्फ मनुष्य को दिया है साहब, बाकी जानवर लोगों को नहीं दिए ये। तो हमको जब बनाकर भेजते हैं तो वो देखते हैं कि अभी देखो आप क्या करते हो नीचे जाकर। मैंने तो मेरा काम किया, मैंने आपको जन्म दिया, बुद्धि विवेक दी, अभी आप क्या करते हो देखते हैं। जब आप यहाँ से जाते हो तो आपकी काउंटेबिलिटी ऊपर जो होती है वो आपके कर्मानुसार होती है, ऐसा बोलते हैं। ये जो चक्र है जी, कर्म चक्र, इससे सबको इसमें से निकलना है। मतलब
खुद भगवान भी अछूते नहीं है। इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया उसको कर्म लग जाता है साहब, बस वो चक्र चलते रहता है। ये जन्म में नहीं अगले जन्म में चुकाना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना है, ये सब चक्र है साहब। तो एज ए मेरा धर्म मुझे ये बोलता है कि कोई भी काम करते टाइम, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो मुझे भगवान को याद करना है जिसने मुझे यहाँ नीचे भेजा है। तो जब मैं ये याद रहेगा ना मुझे, तो मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। मैं मतलब उधर रुक जाऊँगा, अगर मुझसे कुछ गलत होता भी रहेगा तो मैं रुक जाऊँगा। तो आपने सुना होगा कि राजा रामचंद्र जी जो थे उनको सुबह राज्याभिषेक होने वाला था और उसी दिन उनको वन की ओर जाना पड़ा। 14 बरस का वनवास हुआ। हाँ। ये सारा कर्म चक्र था साहब। राजा दशरथ जी ने श्रवण कुमार को जो मतलब तीर मारा और उससे श्रवण कुमार की मृत्यु हुई, तो उनके माता पिता का श्राप था उनको कि पुत्र वियोग में आप मरोगे। तो पुत्र वियोग में कैसे मरेंगे जब आप अगर ये वनगमन नहीं करते हैं राजा रामचंद्र जी, तो पुत्र वियोग होता ही नहीं जी। तो ये कर्म चक्र है साहब, इससे कोई अछूता नहीं है, भगवान भी अछूता नहीं है। अरे वाह सर, एक बात ऐड करता हूँ मैं इसमें, क्या धर्म हमें ये सिखाता है कि धर्म से वोट लेना चाहिए? नहीं, धर्म और राजनीति दोनों अलग चीज़ है। मैं यही बोल रहा हूँ, धर्म को धर्म की जगह धर्म, मैं ये बताना चाहता हूँ, धर्म का ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं साहब? पॉलिटिशियन। तुमसे हमको क्या तुम एक्सपेक्टेशन है? देश, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मतलब एक जो जरूरी चीज़ें हैं इस जीवन के लिए, वो सारी चीज़ें पॉलिटिशियन का काम है। तुमको हम जब चुन कर भेजते हैं तो हमारा मतलब तुम्हारा दायित्व ये है हमारे प्रति, वोटर्स के प्रति, कि भाई तुमको निजी जीवन में जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, जो घर कपड़ा, हाँ, घर कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें एकदम आसानी से आपको मुहैया कराने के लिए जो जो पॉलिसीज बनानी पड़ेगी उसके ऊपर मैं काम करूंगा। ये काम होता है पॉलिटिशियन का। पर पॉलिटिशियन क्या कर रहा है साहब? सब हटाकर धर्म के ऊपर आ रहा है। धर्म का काम किसको दिया गया है? साधुओं को, सन्यासी को, पादरी को, काजी साहब को, मतलब जो भी धर्म के बड़े बड़े जो अनुयायी है, जो अपने अपने धर्म के जिनको बोला जाता है कि भाई ये धर्म का इनको वो नहीं कर रहे हैं, उनसे ज्यादा पॉलिटिशियन कर रहे हैं साहब। जिसका जो काम है उनको करने दो, तो ये देश अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ अगर कोई कुछ कर रहा है तो कोई रिजल्ट भी आता होगा सर, तो क्या लगता है धर्म क्यों उसी को टारगेट करके इंसान, मतलब अगर मैंने, हमारे एक प्रोफेसर थे उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा जब धर्म की बात आती है इंसान ना घर छोड़ देता है, अपना खाना पीना सब छोड़ देता है, इसीलिए पॉलिटिशियंस उसको टारगेट करते हैं कि धर्म के ऊपर जाए। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? मैं इसके लिए बताना चाहूँगा, ये एक बड़ा ही इमोशनल पार्ट है धर्म, क्योंकि बचपन से हमको ये सिखाया जाता है। माता पिता जिस धर्म में अपन जन्म लिया, जैसे मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया तो मुझे ये सिखाया जाएगा इस तरीके से ये करना चाहिए, ये करना है, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं करेंगे तो ये करना चाहिए, ये पूजा करनी है, ये सब सिखाया जाता है बचपन से जी। और वो संस्कार के तौर पे हमारे निजी जीवन में उतरते हैं। तो धर्म हमेशा, मेरा ऐसा मानना है कि धर्म, आपने जीजाबाई का ये लीजिए, आप एग्जाम्पल लीजिए। शिवाजी महाराज ने जन्म लिया उनके यहाँ, बट उन्होंने अपने बच्चे को क्या सिखाया? एक नन्हा बालक था ना, उसको क्या सिखाया जीजाबाई ने? जीजाबाई ने उनको संस्कार दिए, अपनी पौराणिक धर्म क्या है, धर्म किस तरीके से मतलब धर्म संस्थापना करनी है अपने को, स्वराज्य, हाँ, मतलब एक अपन किसी बंधन में है, गुलामी के बंधन में, तो उससे कैसे मुक्त होना है, इसके ऊपर अपने महापुरुषों की ये सुनाई, रामायण, महाभारत, ऐसे सब ग्रंथों का सार उनको बताया गया बचपन से। ये सारे संस्कार जब महाराज को मिले तो महाराज छत्रपति हुए साहब।
छत्रपति होने में जितना रोल माता पिता का था, मतलब पिता का तो नहीं, माता जी का तो पूरा ही था, जीजाबाई का, कि उन्होंने उनको जो संस्कार दिए, उन संस्कार की वजह से राजा छत्रपति 16 साल की उम्र में उन्होंने युद्ध लड़ा और स्वराज्य की स्थापना की, कई लोगों को एकत्रित किया, जो और एक सेना तैयार की, और सेना तैयार करके एक लड़ाई लड़ी कि हिंदवी स्वराज के लिए, हिंदवी स्वराज वावे ही श्रीची इच्छा, मतलब एक ही इच्छा थी उनकी कि हिंदवी स्वराज की स्थापना होनी चाहिए। ये कब आया उनके दिमाग में? जब उनको ये सब संस्कार मिले। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि धर्म ऐसी सब चीज़ों में यूज होना चाहिए, मतलब धर्म गलत दिशा में मत लेके जाओ आप। धर्म से हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आपको कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे। धर्म के उसमें अटकना नहीं है, धर्म को धर्म तक सीमित रखो, और धर्म तक सीमित रखोगे ना तो आपके निजी जीवन में बहुत फायदा होगा, आपके बाकी सारे जीवन में। अगर आप धार्मिक हो तो मतलब आप हर चीज में आप 100% देने की कोशिश करोगे, तो अपने आप आपकी प्रगति होगी, और आपकी प्रगति होगी तो बट ऑब्वियस है जिस प्रोफेशन में आप रहोगे वो भी बढ़ेगा। जी, आप इतना हिंदुत्व के ऊपर बोलते हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी ने जब राम मंदिर बन रहा था तो उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे, क्या कहना है इसका आपको? नहीं, मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं तो अभी ये इलेक्शन की वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ बीजेपी क्या कर रही है, आपको धर्म में अटकाने की कोशिश कर रही है, आपको इन मुद्दों में अटकाने की कोशिश कर रही है। आज कई सालों से एक ही मुद्दा था उनके पास में, राम मंदिर, और कोई मुद्दा ही नहीं था उनके पास में। उन्होंने राम मंदिर के नाम पे लोगों को मतलब बार बार कुछ ना कुछ एक नई चीज लेकर आते थे, राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर बनना ही चाहिए, राम मंदिर। मैं कांग्रेस में हूँ अभी, और मैं अगर कांग्रेस में अगर कोई मेरे पास मतलब मुझसे पूछा जाए तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो थे उन लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी, जो एक बड़ा तबका है हिंदुस्तान में, उनका भी अपना एक वजूद है, उनका भी अपना एक मतलब बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं। एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ बहुसंख्यक हिंदू है, उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर कोई कौम आती है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी आती है। तो मुस्लिम ग्रंथ में ये लिखा गया है कि कोई भी डिस्प्यूटेड जगह है तो वहाँ आप नमाज अदा नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी, कांग्रेस का ये काम था उस टाइम, ये मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर्स लोगों को बिठाते और उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करते कि अगर आपकी सहमति से अगर राम मंदिर वहाँ बन सकता है तो क्यों नहीं बना सकते, और अगर वो बनता है तो बाकी जो पार्टियां जो इसके नाम पर एक गोरख धंधा चलाने का काम कर रही है आज कई सालों से, उस पर फुल स्टॉप आ जाता था और कांग्रेस बहुत आगे जाती थी। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा संदेश देती थी कि हमने आपसी सहमति से, एक लोकतांत्रिक देश है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक करके हमने इतना बड़ा मसला जो था इसको हमने सॉल्व किया और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक अच्छा मैसेज जाता और कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता था। मैं आपको बताता हूँ, फिर कांग्रेस को कोई नहीं, क्यों, राम मंदिर के मुद्दे पे आज तक जो भी काम हुए हैं उसमें कांग्रेस का बड़ा रोल रहा है। बोला जाता है कि राम मंदिर का जो ताला खोला गया था वो राजीव गांधी ने खुलवाया था। उसके पहले जो भी कुछ हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थे, मतलब ये गांधी परिवार का, मतलब कांग्रेस का, मैं एक बात बताना चाहूँगा, कांग्रेस का कहीं ना कहीं नरसिम्हा राव उस टाइम प्रधानमंत्री थे जब ये सब कुछ हुआ, 6 दिसंबर का जो किस्सा वगैरह वगैरह। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस इसमें बहुत अच्छा काम कर सकती थी, पर उस टाइम शायद किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया। अगर इसके ऊपर काम होता तो बहुत आगे ये पार्टी जाती। आज भी मेरी इच्छा है कि कांग्रेस को
अपनी जो ये जो छवि है, इस छवि को थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू है यहाँ पर, उनको और मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको सबको साथ में रखकर इस देश का माहौल भाईचारे वाला बने, हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा ये दे सकते हैं हम। तो ऐसा काम होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए। इस देश में ये जो हिंदू मुस्लिम अलग जो हुए हैं, मुस्लिम कम्युनिटी जो ऐसा बोला जाता है कि बाहर से आए, पहले यहाँ पर मतलब इस्लाम जो आया वो बाहर से आया, पहले हिंदू यहाँ हुआ करते थे। ठीक है, कोई यहाँ से गया, कोई वहाँ से आया, कोई यहाँ से वहाँ गया, ये सब तो आज कई मतलब ये बहुत सालों से होता आ रहा है। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि धार्मिक जो इतना द्वेष बढ़ा है ना, ये अभी के काल में बढ़ा है, पहले इतना द्वेष नहीं था। आज मैं कई सालों पहले की बात बता रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उनकी सेना में कई मुस्लिम थे, उनकी सेना में सेनापति, मतलब उनके अगर 22 बड़े ओहदे के लोग थे तो उसमें 8-10 मुस्लिम थे। ऐसी कई उदाहरण हैं। हल्दी घाटी का युद्ध मैं आपको बताना चाहूँगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस तरीके से देखा जाता है, महाराणा प्रताप और अकबर, महाराणा प्रताप और अकबर। पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो धार्मिक युद्ध ही नहीं था। अगर वो धार्मिक युद्ध होता, धर्म के आधार पर युद्ध होता, तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे उनका नाम था हाकिम खां सूर, जो एक पठान थे, अफगानी मुस्लिम कम्युनिटी के। और जो अकबर की सेना आई थी उसके जो सेनापति थे वो थे राजा मान सिंह। तो ये धर्म का युद्ध कहाँ था? ये युद्ध था मैं और मेरा मेवाड़, मैं मेरा मेवाड़ किसी के अधीन नहीं करूँगा, मतलब मेरा प्रदेश। धर्म का युद्ध था ही नहीं। तो ये तो धार्मिक द्वेष जो बढ़ा है, ये तो अभी अभी के काल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और ये मैं बोलना चाहूँगा, आप किस तरफ लेके जा रहे हो देश को? क्या आपको एक और विभाजन चाहिए? मैं मुस्लिमों से भी मेरी गुजारिश यही रहेगी कि हम सब मिलकर, अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये जो लड़ाने की कोशिश करते हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये आज कुछ नहीं तो इस देश में 25 से 30 करोड़ मुस्लिम होंगे। 25 से 30 करोड़ मुस्लिमों को आप भगा सकते हो यहाँ से? नहीं भगा सकते। तो देश का एक और टुकड़ा करना है आपको, तो क्यों अच्छे से नहीं रह सकते? सबको साथ में रह के अपन रह सकते हैं ना, क्यों नहीं रह सकते? इंडोनेशिया एक बहुसंख्यक मुस्लिम प्रदेश है। सबसे बड़ी आबादी अगर मुस्लिमों की किधर है तो वो इंडोनेशिया में है साहब। पर इंडोनेशिया में 1000 हिंदू मंदिर है। वहाँ कभी कोई दंगा नहीं होता है हिंदू मुस्लिम का, कुछ नहीं होता है। कंबोडिया जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अगर विश्व में किधर है तो वो है कंबोडिया में। विष्णु भगवान का मंदिर है, अंकुर वाट करके है ना, सब सुरक्षित है वहाँ पर। लाल सिंह जी, अब जिस पार्टी में हैं, अब उसके ही बारे में बोल रहे हैं, मतलब ये वही बात हो गई ना कि आप जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये काम ही नहीं है। मैं स्पष्ट वक्ता हूँ। मैं जो सही है वो सही बोलने की हिम्मत रखता हूँ और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता हूँ, जिस भी पार्टी में रहा हूँ। कोई पार्टी मुझे बंधन में नहीं बांध सकती है। मैं ये भी बोलना चाहूँगा आपको, क्यों नहीं बांध सकती है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ ना। क्या है, आप थोड़ी देर मेरे बारे में मैंने जो बोला है उसके ऊपर सोच विचार के देखो। अगर वो गलत रहेगा तो आप मुझे जैसा ठीक है, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, आप उसके ऊपर विचार विमर्श कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, ठीक है। मेरी यही तकलीफ़ है। मैंने आज तक जहाँ भी जिस भी पार्टी में काम किया, स्पष्ट वक्ता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, और ये पॉलिटिक्स में चलता नहीं है। ऐसा मुझे मेरे जो बड़े पदाधिकारी होते थे वो मुझे बोलते थे ऐसा
कि फिर पॉलिटिक्स में नहीं चलेगा आपका ये जो इतनी स्पष्ट आप बातें करते हो। तो मैं बोला ठीक है, नहीं चलेगा तो मैं पॉलिटिक्स मेरे को नहीं चलेगी, मैं बोला। तो जो है वो है, मेरी पॉलिटिक्स यही है। मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं पॉलिटिक्स को एक उसके तौर पे देखता हूँ कि ये एक माध्यम है लोगों तक अपनी बात रखने का और लोगों को जागरूक करने का और लोगों को मदद करने का एक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें पॉलिटिक्स एक माध्यम है जिससे हम प्रशासनिक पद पर जाते हैं और वो जाने के बाद में हमारा जो दायित्व बनता है लोगों की मदद करने का, उस पर कितने खरे उतरते हैं हम, यही पॉलिटिक्स है। जब वार्ड का इलेक्शन हो रहा था तो आपने जैसे कहा कि मुझे 13,000 तक या 10,000 से ऊपर जो वोट्स मिले, मुझे ये बताइए ना कि आप घर घर जाके आपने कहा क्या फिर? सब क्योंकि जब आपकी विचारधारा ऐसी है तो आपने ऑन ग्राउंड में लोगों को कहा क्या? मैं वही बताना चाहूँगा आपको कि मैं ये जो इलेक्शंस थे अचानक में, मतलब मैं तो शिवसेना में विभाग प्रमुख के तौर पे पद पे था मैं जी, शिवसेना। और भाजपा यहाँ पर इस समय खासदार उनका है, आमदार उनका है, नगर सेवक भी सारे के सारे अगर उनके ही हैं। एक सीट थी हमारे पास में उस टाइम पे, ये 19 नंबर की, अगर वो भी आप ले लोगे तो मेरे पास काम क्या बचेगा? फिर कुछ नहीं बचेगा मेरे पास काम। तो मैं क्या काम करूँ यहाँ पर? और मैं 3-4 साल से लगातार यहाँ पर शिंदे गुट के विभाग प्रमुख के तौर पे काम कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत करके हमने संगठन खड़ा किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था और हमारी भी एक ताकत है। मैं भी आज कई सालों से पॉलिटिक्स में हूँ, पर मैंने पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है, कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की है मैंने। मतलब जो सही था वही मैंने बोलने की कोशिश की। और सही क्या है, सत्य पॉलिटिशियनों को चलता नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपके अंदर अगर 2-3 गुण नहीं हैं, जैसे कि क्या गुण? जैसे कि आप धूर्त होने चाहिए, आप बेशरम होने चाहिए, आप मतलब पॉलिटिक्स में स्पष्ट वक्ता नहीं चलता है साहब। आपको डिप्लोमेटिक सारे चीज़ों के जवाब आने चाहिए। आप घुमा फिरा कर, हाँ, वादे करने आने चाहिए। हाँ, झूठे वादे कीजिए, आप झूठ बोलिए, आप, ये सब पॉलिटिक्स में ज़रूरी है और ये मुझसे होगा नहीं। मैं कभी झूठ मैंने बोला नहीं आज तक और बोलना भी नहीं है मुझे, और ऐसी पॉलिटिक्स भी नहीं चाहिए मुझे। अगर ऐसी पॉलिटिक्स करनी रहेगी तो नहीं करूँगा। तो ये जो हाँ, आपने जो सवाल पूछा था कि वार्ड 31 के बारे में जी, तो वार्ड 31 मुझे तो लड़ना भी नहीं था। ये तो बोलते हैं ना, प्रकृति ने लाके ऐसा एक ऐसी सिचुएशन बनाई, अपने आप ऐसी सिचुएशन बनी कि भाजपा के लोगों ने हमको सीट नहीं दी, और सीट नहीं दी तो बाद में उनके जो मतलब उनके द्वारा ये कहा गया कि आप लोगों की यहाँ कोई ताकत ही नहीं है, आप लोग। तो फिर मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि भाई अब तो ये तो यही बात हो गई कि भाई ताकत अगर आपके ही पास है, सत्ता आपके पास है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, ताकत की बात है तो चलो एक बार आजमा लेते हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा, बोलते हैं ना, ऊपर वाले ने लाके खड़ा कर दिया मुझे वहाँ पर मुहाने पे। और कांग्रेस पार्टी से टिकट भी मिला मुझे और मैं लड़ा, और 10 दिन की लड़ाई थी हमारी। 10 दिन में हमने बहुत, मतलब हमारी ये जो सीट थी इसकी चर्चा पूरे मुंबई में थी। और आपको बताना चाहूँगा कि बड़ी ही ईमानदारी से मैंने ये लड़ाई लड़ी। मतलब एक चुनाव किस तरीके से लड़ा जाता है, यहाँ के वार्ड के ही मुद्दे थे, बाहर के मुद्दे भी नहीं लिए मैंने। ईमानदारी, एकदम ईमानदारी से चुनाव लड़ा मैंने। ये शब्द क्यों कहा आपने, ईमानदारी मतलब? क्योंकि अभी चुनाव बेईमानी का चुनाव हो गया है सब बाजू। आपके पास पैसे होने चाहिए खर्च करने के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों में पैसे बांटने का काम चलता है, बहुत कुछ चलता है। मतलब चुनाव एक अच्छा आदमी नहीं लड़ सकता अभी। अगर आप एक अच्छे आदमी हो और आप चुनाव लड़ने जा रहे हो तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप कभी चुनाव मत लड़ना, क्योंकि अभी चुनाव सिर्फ एक आदमी नहीं लड़ता है, उसके साथ सरकारी यंत्रणा होती है। जो जैसे अभी वो अगर सत्ताधारी पार्टी है
तो सारी चीज़ें उनकी तरफ है, सारी सब चीज़ें उनकी तरफ है। अभी यही चुनाव में मैंने देखा कि धन बल, प्रशासनिक बल, बाहर से नेता आए कितने बड़े बड़े, मतलब हर वो चीज़ की गई जो इनके पास में थी। और मैं तो मेरी ईमानदारी लेकर चुनाव में आया था। मेरा ऐसा मत है कि मतदान मतलब क्या, मेरा मत मैंने लोगों के पास रखा, मुझे 10 दिन लोगों ने सुना और मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने मुझे भर भर के वोट किए, मेरा मत सुना और उस मत के ऊपर मुझे अपना मत दान किया। ये सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। हार जीत मायने नहीं रखती है मेरे लिए। मैंने 10 दिन में कई लोगों के घमंड को चकनाचूर करने का काम किया कि जनता बड़ी होती है, नेता कभी भी बड़ा नहीं होता है। जनता अगर अपना मत समझ रही है, मेरा मत, और उस मत को अगर समझ कर वो अगर अपना मतदान कर रही है तो अच्छे से अच्छी सत्ता को हम नीचे ला सकते हैं। पर अब कैसा हो गया है साहब, ये सारी बातें अभी बोलते ना काल्पनिक हो गई है, क्योंकि चुनाव अभी सारी मशीनरी सब इनके हाथ में है, सारी यंत्रणा इनके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं आपको हरा देंगे साहब। आप कितने भी ज़मीन पर मजबूत हो, कुछ भी हो, आपके साथ लोग हैं, सब कुछ सही रहेगा आपका, पर यंत्रणा इनके हाथ में है तो इन लोग आपको किसी न किसी माध्यम से हरा देंगे। तो इस देश में अभी चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। एक मिनट, मुझे बात ऐड करनी है। ये सवाल बहुत ऊपर तक गया है, लोगों ने पूछा भी है। बीजेपी का आंसर ये आया है जो है स्पष्ट है कि जहाँ पर हम जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम हैक हो गया है, और जहाँ पे हम हारते हैं वहाँ पे ईवीएम ठीक है, चलिए हो गया। आप क्या कहेंगे कि मतलब जहाँ पे वो जीते हैं वहाँ पे ईवीएम हैक हो गया, ख़राब हो गया, लेकिन जहाँ पे हारे हैं वो पे ठीक है सब कुछ? नहीं, तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोकतांत्रिक देश है साहब। चुनाव एक प्रक्रिया है, इसलिए उसमें जाना पड़ता है। तो बीजेपी ने ये समझ लिया है कि लोकतांत्रिक देश है, इसमें चुनाव प्रक्रिया है, इसमें जाना पड़ेगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी अपने को। तो ये जो सभाएं लेते हैं, ये जो प्रेजेंटेशन है इनका, इतने लोग, ये सारा तो सिर्फ खाली तमाशा है इनका। मतलब ये दिखा रहे हैं कि हम लोग चुनावी प्रक्रिया में है और हम तुमसे ज़्यादा है, हमारे पास में ये है, हमारे पास में पन्ना प्रमुख है, हम लोग ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हैं। बाकी सारे आंकड़े सेट होते हैं, कौन से जगह कौन आदमी जीतेगा, क्यों जीतेगा, किसको जिताना है, ये सारी चीज़ें तय होती है। कई राज्यों में तो कांग्रेस को भी जिता देते हैं इन लोग, ताकि तुम बोल नहीं सको ना कि ईवीएम जैसा है। यही तो बोलते हैं इन लोग। यहाँ तो तुम लोग कर्नाटक में जीत गए, वहाँ ईवीएम नहीं था, क्योंकि इनको कर्नाटक तो नहीं चाहिए ना, इनको उत्तर प्रदेश चाहिए, इनको महाराष्ट्र चाहिए, इनको जो राज्य चाहिए वो ले लेंगे आप। इस बार लोकसभा के इलेक्शंस हुए, लोगों को ऐसा लगा कि भाजपा हार गई, उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा कि भाजपा कहाँ हारी है। ये तो आपके दिमाग से खेल रही है पब्लिक के। सारी पार्टियां एक हुई थी भाजपा के खिलाफ, और भाजपा ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। हाँ, ये लोगों के कानों में गूंज रहा था। मतलब एक तरह से मतलब कई लोगों को हैमर कर रहा था ये बार बार। तो सारी पार्टियां एक हुई थी और उनका ऐसा मानना था कि इस बार अगर इन लोगों ने 400 पार, मैं आपको क्या बताया, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया कि अगर सही से इलेक्शन हो जावे बैलेट पेपर से तो ये 200 सीट पार नहीं करेंगे। कितनी? 200। हाँ। किस टर्म्स में आप बोल रहे हैं? इस टर्म्स में बोल रहा हूँ, मैंने जो बताया आपको, ये जो जाति समीकरण, ये जो अलग अलग प्रदेश, वहाँ की भाषा अलग, कई ऐसे राज्य है जहाँ बीजेपी का कुछ भी नहीं है, जीरो। त्रिपुरा जैसा राज्य जहाँ कम्युनिस्ट लोगों का गढ़ था, वहाँ भाजपा अचानक जाती है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। क्या है, क्या क्या दिखा रहे हो आप? वहाँ भाजपा को कोई जानता भी नहीं है। ऐसे कई राज्य है जहाँ मतलब भाजपा के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है लोगों को, और वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। अभी हाल ही में मैंने वही तो मैं अभी आपको बताने जा रहा था कि लोकसभा के इलेक्शंस हुए,
ये इन लोगों को पता चल गया था कि अगर इस बार हमने ऐसा कुछ किया तो सारी पार्टियां और लोग रोड पर आने वाले हैं। हाँ, तो इस चीज को दबाना था, इस चीज को दबाना था, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने ये सारी चीजें की कि ऐसा कुछ करे ताकि किसी को कुछ लगे ही नहीं। कांग्रेस को भी सीटें दे दी, समाजवादी को भी सीटें दे दी, ममता को दे दी, इधर दे दी, उधर दे दी, सब खुश। ये नहीं देख रहे हैं कि जगन रेड्डी जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे आंध्र प्रदेश में, उनकी सरकार चली जाती है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार आती, क्योंकि वो इनको मदद कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि नवीन पटनायक की सरकार ओडिशा में आज करीबन 30-40 सालों से एक ही गवर्नमेंट है वहां पर, और वो ऐसी गवर्नमेंट है जिस पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। मतलब अच्छे से सरकार चल रही है ओडिशा की। वहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। ये कोई नहीं देख रहा। मैं अभी अभी ओडिशा गया था। ऐसे कई इलाके जहां बीजेपी के बारे में भी मालूम नहीं है लोगों को, वहां इनकी सरकारें बन जाती है। ये सब बगैर यंत्रणा के हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूं कि ये जो चुनाव हो रहे हैं अभी, ये सब लोग ऐसा बोलते हैं कि बीजेपी जीत गई। अरे बीजेपी नहीं जीती ना, कांग्रेस हारी है। जीत कौन रहा है? चुनाव आयोग जीत रहा है, क्योंकि ये सारा खेल तो वहीं से हो रहा है, चुनाव आयोग के यहां से। तो अगर आप, मैं सभी पार्टियों, ये सभी पार्टियां भी कैसे है कि इनको कोई राज्य मिल जाता है तो लेके बैठ जाते, थोड़े दिन ईवीएम का रोना रोते, फिर बाद में चुप हो जाते हैं। आप जब तक इसको पब्लिक मूवमेंट नहीं बनाओगे, ईवीएम के बारे में जागरूकता नहीं लाओगे कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव ही नहीं होने चाहिए। बड़े बड़े विकसित राज्य जो है, देश जो है, वो भी ईवीएम में नहीं जा रहे हैं, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। तो जब तक इसको पब्लिक मूवमेंट नहीं, और सारी पार्टियां एक होके राज्य छोड़ देवे ना, नहीं ये जीतेला राज्य छोड़ दो, इतनी हिम्मत दिखाओ सब लोग, तो इस देश में बदलाव होगा। एक छोटे से गांव से डर गए ये भाजपा वाले। अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में जब इलेक्शंस हुए तो एक गांव ने, उत्तम जानकर करके एक राष्ट्रवादी के आमदार है, उन्होंने एक गांव में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। बोले हम हमारे उस पे करेंगे एक्सपेरिमेंट, हम आपको दिखाते हैं कि भाई आप लोग ने जो ईवीएम से जो लाया और मैं बैलेट पेपर से लाता हूं तो आपको कितने वोट मिलते हैं और हमको कितने वोट मिलते, देखते हैं हम। सरकार डर गई, वहां पहुंचे सब लोग और सारी चीजें उठाकर लेकर गए। तो ये जो चीजें हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं इनको, चलो ना संगमनेर जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बाला साहब थोरात जहां पर विधायक है, वहां बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। चलो अगर आप जीत जाओ तो फिर कभी ईवीएम का हम, मतलब इस देश में बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। मैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि संगमनेर में ये कभी जीत ही नहीं सकते। वहाँ मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ। बाला साहब थोरात एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिन्होंने वहाँ कई लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कई तरह के उनके, मतलब वहाँ डायरेक्ट पब्लिक को हेल्प होवे ऐसे माध्यम से, ऐसी कई कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, ये सारे उनके हैं। और उसमें काम करने वाले सारे के सारे लोग इनके एम्प्लॉयज है। एक ऐसा वातावरण है ना, एक जेंटलमैन फैमिली है। कैसे हार सकते हैं? 10 दिन पहले वहां विखे पाटिल गए थे, सुजय विखे पाटिल, चुनाव प्रचार के टाइम पे लोगों ने उनको मार मार के भगाया, उनकी गाड़ी जला दी गई वहां। इस तरीके का माहौल है और वहां बीजेपी जीत जाती है। तो मतलब प्रश्न चिन्ह तो निर्माण होगा ना। और देखो, जो
बुद्धिजीवी होगा, जो तर्कशील होगा, वो ये सारे चीज़ें इस पर सोच सकता है। बाकी लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग तो वोटिंग के दिन, चुनाव के दिन जाते हैं, अपना काम करते हैं। इनको पता है कि पब्लिक भूल जाती है कुछ दिनों में। पब्लिक की मेमोरीज इतनी वो नहीं है, थोड़े दिन में अच्छी से अच्छी चीज़ें भूल जाती है, तो इसका फ़ायदा ले रहे हैं इन लोग बस। चलेगा सर, एक मुझे लास्ट क्वेश्चन इसमें ऐड करना है। हमने इतनी सारी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात की, कांग्रेस इतना पीछे है, हमने ये भी बात किया। क्या लगता है अगर आप राहुल गांधी जी से मिलेंगे तो पहला सवाल और पहला जवाब और क्या अपनी तरफ से आप उनको बोलेंगे? क्या लगता है पहले किस चीज़ पे उन्हें काम करनी चाहिए और किस चीज़ पे नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं इतना अभी इतना बड़ा वो नहीं हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है। विचार क्या है? मेरे विचार ये है कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ना चाहिए और उसमें मुस्लिमों को साथ में लेकर बढ़ना चाहिए। उनको भी ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि अभी इस देश में ये जो नई पॉलिटिक्स स्टार्ट की है भाजपा ने, उसको अगर उत्तर देना है तो उत्तर इसी तरीके से दे सकते हैं कि अपन सब मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में भाई भाई, सब लोग मिलकर एक ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ेंगे जो नहीं चाहती है कि हम सब एक रहें और इस देश में अच्छा माहौल हो। वो नहीं चाहते हैं। इस देश का माहौल ख़राब करने का काम अगर कोई कर रही है तो भाजपा कर रही है। तो उसको अगर टैकल करना है तो सभी को, सभी वर्ग को साथ में लेना पड़ेगा। और अभी तो बहुत अच्छा मौसम है इस समय, तो मैं तो बोलना चाहूँगा कि अभी इस समय जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को बराबर तरीके से हाथ में रखें। और सबसे पहले ये मौसम वगैरह ये सब तो चलता रहेगा, आपको लड़ाई लड़नी है ईवीएम के खिलाफ, उस तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक आप इस देश में ईवीएम रहेगा आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कितनी ही अच्छी पॉलिटिक्स कर ले, कितना ही अच्छा हम माहौल बना लेवे, कितना ही कुछ भी कर लेवे, पर ईवीएम से जब भी चुनाव होंगे तो आप हार जाओगे। फिर वापस चुनाव होंगे तो कोई एक राज्य आपको दे दिया जाएगा। फिर बोलेंगे कि देखिए अगर ईवीएम होता तो आप यहाँ जीतते क्या, हिमाचल में ईवीएम होता तो आप यहाँ जीतते क्या। बस ये लोकतांत्रिक देश है, तो ये बैलेंस रखने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। मैं बोला एक ही बार सब लोग तय करो ना, सभी पार्टियां, कि ईवीएम से चुनाव ही नहीं होने चाहिए, हम चुनाव में ही नहीं जाएंगे। और वोटर्स भी कि ईवीएम से क्यों, होने दो ना, इससे चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। जो होएगा देखा, तुम जीतेंगे तुम जीतेंगे, क्या दिक्कत है। धर्म और अधर्म बोलते हैं ना, तो ये भी तो देखो, अगर छल से अगर आप जीत रहे हो तो वो अधर्म हो गया ना। छल के बदले छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो वो कल तो मिलेगा, पर हम जब समझ रहे हैं कि ये छल हमारे साथ हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम भी तो हमारा है ना। जब हम समझ रहे हैं कि हम लोग को छला जा रहा है, कहाँ से चला जा रहा है, ईवीएम के माध्यम से चला जा रहा है, तो उसके खिलाफ क्यों आप लोग आवाज नहीं उठाते हो। सब लोग आइए, सब लोग मिलकर एक पब्लिक मूवमेंट बना दो इसको और लड़ो इसके खिलाफ। सारे लोग एक हो जाओ। और लोगों को मालूम है, कई लोगों को, अभी इसी बार हमारे यहाँ एक छोटे से चुनाव हुए, इसी में लोगों को, कई ऐसे लोग आए मेरे पास में जो भाजपा के वोटर्स थे, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हमको नफरत हो गई। क्योंकि किससे? भाजपा से। उनके लोगों ने कहा? हाँ, उनके लोगों ने, मतलब उनकी मानसिकता रखने वाले लोग जो एकदम कट्टर बीजेपी के वोटर्स थे, उन लोग आए मेरे पास, रोए बेचारे यहाँ पर। और उन लोगों का ये बोलना था कि इतने दिन हम विश्वास नहीं करते थे, पर इस बार विश्वास हो गया कि ये सारी चीज़ें तो मैनेज्ड है पूरी तरीके से। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो तरीका है जीतने का, मैं यही बोलना, मैं थोड़ी हारा हूँ यहाँ पर। मैं इलेक्शंस में लोगों को बोलता था कि इस बार इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, हम सब लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं। और लोगों ने उस पर ये भी किया, मुझे मैंडेट भी दिया जी। तो मैं थोड़ी हारा, वो बेचारे लोग भी हारे ना, जिन्होंने मुझे वोट किया। तो
तो उनको तकलीफ हुई साहब। तो ये भी अधर्म में आता है साहब। अगर आप छल से जीत रहे हो, वो प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब दुखिया के मुखिया सुने तो गति तुम्हारी क्या होए। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, आज तुम जीत रहे हो किसी न किसी यंत्रणा के माध्यम से, तो कोई तो देख रही है ना ताकत, जो जैसे आपने कहा कर्मा, हाँ, काउंटेबिलिटी जो कर रही है आपकी, वो तो देख रहे हैं आपको। कर्मा इसमें जो जो शामिल थे, कर्म तो उनको भी नड़ेगा। जरूर, ठीक है, चलेगा। लाल सिंह जी, हमारे पॉडकास्ट का एक लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे वंडर वर्ड्स कुछ हम आपको पूछेंगे। जो भी वर्ड्स कहेंगे हम आपको, आपके मन में क्या है आप फटाफट बताइएगा, ठीक है। पहला शब्द हिंदुत्व। हिंदुत्व मेरे लिए ऐसा है साहब, जिस धर्म में मैं हूँ वहाँ एक वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षित। तो धर्म की रक्षा अगर मैं करूँगा तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। मतलब वो कहाँ तक है, इसको अपने निजी जीवन में उतारिए साहब। राजा रामचंद्र जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि धर्म, अगर हमारे धर्म में राजा रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो उनसे क्या सीखा हमने। एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसका चरित्र है, बाकी सब पुराण है, रामचरित्र मानस जी। और उसमें हमको ये दिखाया गया कि किस तरीके से अपने निजी जीवन में अपने को रहना चाहिए, राम जी से क्या सीखना चाहिए। बोलते ना, धर्म मतलब राम तत्व अपने अंदर उतारो, हाँ, अपने अंदर जियो जी, तो वो सार्थक है। और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि धर्म के आधार पे ही मेरा जीवन चल रहा है और आगे भी उसी तरीके से चलेगा जी। दूसरा शब्द है कांग्रेस। क्या सोचते हैं आप, विचारधारा क्या है, कुछ शब्दों में आप बताइए, क्या लगता है कांग्रेस क्या है? ये हिंदुस्तान में दो पार्टियां हैं अभी इस समय, एक है भाजपा और एक है कांग्रेस। हाँ। तो ये दोनों के बीच में जो एक विचारधारा है, वो विचारधारा को समतोल करने का काम कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने बांट दिया है लोगों को। भाजपा अपने आप को हिंदूवादी पार्टी बोलती है और कांग्रेस अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलती है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, सेकुलर मतलब क्या? सेकुलर मतलब सभी लोगों को साथ में रखना है। मतलब उसमें हिंदू आ गए, मुस्लिम आ गए, सिख आए, ईसाई आए, दलित आए, सब आए, सब लोगों को साथ में लो और काम करो। आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टियों के बारे में बोलना चाहूँगा कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और धर्म और राजनीति को एक मत करो। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। धर्म का काम धर्म के जो अनुयायी है उनको करने दीजिए, आप हमको धर्म मत सिखाइए। और राजनीति जो है, राजनीति का मुख्य काम है लोगों की बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से अपन मुहैया करा सकते हैं इजीली, उसके ऊपर काम करना, पॉलिसियां बनाना। जी, चलेगा। एक लास्ट वर्ड है, मैंने बहुत सोच के इसको रखा है, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी। इसमें आप क्या कहते हैं कि उनका जैसा किंगडम था, हर एक को इक्वालिटी से देखा जाता था, हर चीज़, आपके मन में क्या आता है उनका नाम सुनकर? नहीं, एक ऊर्जा है साहब, उस शब्द में ऊर्जा है। उनसे उनको ध्यान में रख के अगर हमने काम किया ना, हाँ, तो हम कभी किसी का गलत नहीं करेंगे। मैं आपको कितने उदाहरण है। रैयतेचा राजा बोलते थे उनको। रैयतेचा राजा मतलब क्या कि मेरी जो एक टेरिटरी है ना, वहाँ किसान का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। मतलब आप आपके जो घोड़े चला रहे हो ना, वो उनके खेतों में से नहीं लेके जाना, नहीं तो उनका नुकसान होगा। इतनी चीज़ों का ध्यान बारीकी से छत्रपति रखते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी किसी पराई औरत को तकलीफ देने का काम नहीं किया जी। फिर वो चाहे मतलब उनके दुश्मन की ही औरत क्यों नहीं हो, उसको भी ससम्मान उनके घर पर पहुंचाना, उनसे आदरपूर्वक, ये सारा
चीज छत्रपति शिवाजी के माध्यम से सीखने को मिल रहा है आज हमको, हम पढ़ रहे हैं वो, तो उनसे सीखने जैसी तो कितनी सारी चीजें हैं। मतलब एक आदमी कहाँ तक सोच सकता है, कितनी उसके पास में काबिलियत है, कितनी ताकत है, ये सारा का निचोड़ अगर हम देखते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। मतलब हमारे पास शब्द ही नहीं है। मतलब एक ऐसा राजा जिसने मतलब जिसको वारसा नहीं था, वो खुद राजा बने और पब्लिक ने उनको राजा बनाया। छत्रपति की उपाधि जो दी गई वो लोगों ने दी उनको, और एक ऐसे स्वराज्य की स्थापना की उन्होंने जिसमें सभी धर्म के लोगों को सम्मान पूर्वक जगह दी गई थी। ऐसा नहीं कि किसी को जगह नहीं दी गई थी, सभी के लिए सम्मान जगह थी। छोटे से छोटे तबके के लोगों का ध्यान रखा गया था, धर्म और जातियों में नहीं बांटा गया था लोगों को। तो वैसे राज्य की कल्पना मेरे को लगता है कि इस देश को बहुत ज़रूरी है। आज भी ऐसा कोई एक राजा होना चाहिए जो इस देश को छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह आगे लेके जाए। जी चलेगा। लाल सिंह जी, जैसे आपको पता है हमारा पॉडकास्ट बहुत यंग लोग भी देखते हैं, तो अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था, ये आखिरी चीज़ है हमारे पॉडकास्ट की जिसमें हम हमारे गेस्ट को बोलते हैं कि वो स्टूडेंट्स को, यंग यूथ को कुछ बोलें, कुछ बताएं कि उन्हें लाइफ में आगे क्या करना है, आपके ड्रीम्स क्या हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, और एक मार्गदर्शन दें। आपका अब कैमरा है, बोलिए। मार्गदर्शन ऐसा ही है कि मैं भी बहुत छोटे से संघर्ष करता आया हूँ, और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, इससे डरना नहीं चाहिए। बहुत छोटे से एजुकेशंस हुई, कम एजुकेशंस हुई, आगे बढ़े, मतलब अपने दैनिक मूल्यों को कभी मैंने छोड़ा नहीं। मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ में जब आप धर्म रखोगे ना तो आपसे कभी कोई चीज़ गलत नहीं होगी। तो आप जिस भी धर्म में हो, उस धर्म ने आपको कुछ चीज़ें दी है अच्छी, उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारो, और मुझे 100% पता है कि वो आपको ऊपर लेके जाएंगे। धर्म कभी किसी को नीचे गिराने का काम नहीं करता है, धर्म आपको ऊपर उठाने का काम करता है। धर्म की जो अच्छी चीज़ें हैं वो लीजिए और उससे अपने जीवन को मतलब आगे बढ़ाइए, तो आपका निजी जीवन बहुत अच्छी तरीके, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, आप सुखी रहोगे, और आप सुखी रहोगे तो ये देश सुखी रहेगा। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग मिलकर एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं जिस देश में सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, और खास करके अभी हिंदुस्तान इस समय जो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा यंग जो एक पॉपुलेशंस है वो अगर है तो वो इंडिया के पास में है। तो इंडिया के पास में है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग मिलकर इस देश के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी है वो उसको उस पर खरे उतरने की कोशिश करें। जी चलेगा, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पॉडकास्ट देखा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको अगर कांग्रेस लीडर्स के और पॉडकास्ट देखने हैं, और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।